कुमार सौरभ, यूपी के बाद अगला पड़ाव बिहार ही तो था, सबकी नजर बिहार पे थी, लेकिन अब जब यूपी में खेला हो गया तो बिहार की क्या तस्वीर, यहां गठबंधन कितना चलेगा, विपक्षी गठबंधन? आपको सुप्रभात और ऋषि भाई को विशेष रूप से सुप्रभात। अच्छा लगा है मुझे देखकर कि आप आज राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हैं। देखिए, बिहार में तो उसकी बानगी दिखने लगी है ना। मैं तो बार बार कहता हूं कि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी बार बार कहते हैं कि नीतीश जी जो हैं वो मधुमक्खी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो मधुमक्खियों को सबसे पहले पता चल जाता है और उसकी तरंगें आपको 2 दिन पहले सुनाई दी होंगी जब उन्होंने कहा कि बीजेपी से हमारी दूरियां कहां हैं। हाँ, अब आजीवन दोस्ती है आपसे। नीतीश बाबू बहुत ही गंभीर और बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन हैं। उनको पता है कि भाई कोई चिरकुट यहां बताया जा रहा है, कोई जो है वो कंफ्यूजन के स्टेट में है। कंफ्यूजन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और मुझे एक बहुत फेमस पंक्ति याद आ रही है, बेकार आदमी कुछ किया कर, ये यूपी का ही लाइन है, बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। अभी इंडिया अलायंस की स्थिति कुछ वैसी ही है। आप ये देखिए कि 1 अक्टूबर की रैली आप किस लिए कर रहे थे भाई साहब? हाँ, आप अगर अखिलेश यादव जी को आपको सीटें नहीं देनी थी तो उनके साथ क्यों बैठे हुए थे? और पूजा जी, आपको याद होगा आपके ही पैनल पर बैठकर कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये सब छोटे चुनाव हैं। भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव इन दलों को छोटे चुनाव लगते हैं जिसमें मुख्यमंत्रियों का चयन होता है। देश 24 करोड़ जनता के भाग्य का फैसला अगले 5 वर्षों तक कौन करेगा, हम इस चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। और ये 2024 से पहले महत्वपूर्ण इस अलायंस के लिए नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का कंफ्यूजन, किस प्रकार की मनःस्थिति इस अलायंस की है। और मैं विशेष रूप से देश की जनता से एक अपील करना चाहूंगा कि आप जरा सा अनुमान लगा लें कि इस प्रकार का कुनबा अगर किसी प्रकार के कंफ्यूजन में इस देश की गद्दी पर बैठ जाता है तो हम फिर से इस देश की स्थिति क्या होगी। हम फिर से फ्रैक्चर्ड मैंडेट और ये स्वार्थ लोलुप गठबंधन जो सिर्फ और सिर्फ अपने दलों के हित साधने के लिए नरेंद्र मोदी जी को कैसे परास्त करें, उसके लिए एकजुट होकर एक साथ खाल ओढ़कर एक साथ होने का दावा करते हैं। दूसरी बात, अभी ओबीसी 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 चल रहा था। भाई, इनसे आज पूछिए ना, हम लोगों ने 10 डिबेट किया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने कितने प्रतिशत ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया भाई? इसका खुलासा करना चाहिए। अब मैं ऋषि भाई पे व्यक्तिगत हमले नहीं करूंगा बिकॉज इनका बेचारे का एक लिमिटेड प्रीव्यू है, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। लेकिन कम से कम यह प्रश्न पूजा जी आज बनता है इस जगह पर। हम लोगों से प्रतिदिन प्रश्न पूछा जा रहा था, भाई इनसे पूछिए कि कितने प्रतिशत ओबीसी को टिकट दिया है इन्होंने, कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया है इन्होंने, हाँ, कितने प्रतिशत अति पिछड़ों को दिया है, कितने प्रतिशत दलितों को दिया है। आप प्रतिदिन आकर यहां रेटरिक गाएंगे और फैक्ट्स की जब बात होगी तब जो है एक दूसरे को चिरकुट बताएंगे, कोई किसी को संस्कार विहीन बता रहा है। समीकरण क्या साधा गया वो तो बात की बात है, लेकिन ये सीटों की खींचतान ही इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रही है। दीपक, खुद ही मौका दे दिया है आपने बीजेपी को सवाल उठाने का। देखिए पूजा जी, अब पाखंडिया गठबंधन के लोग इंडिया मोर्चे के बारे में बात करना छोड़ दें, ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एलजेपीआर के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए आप ही के बड़े अभिन्न घटक दल हैं जो आपके साथ मंत्रिमंडल में भी यहाँ पे शामिल हैं, चाहे वो संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो। उनके खुद के अनुप्रिया पटेल जी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमें 14 से 15 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की चाहिए और हम अपने अनुप्रिया पटेल जी को मुख्यमंत्री होते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या योगी जी का इस्तीफा करा के मुख्यमंत्री बनाएंगे या 2027 में उनको प्रोजेक्ट करेंगे? और हमारे कुमार सौरभ सिंह भाई से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 33% ओपी राजभर, उनका भी तो बयान है, वो तो कह रहे हैं कि तो समाजवादी पार्टी में तो पहले ही कह रहा था कि अकेले ही जाएगी चुनाव में। अरे छोड़िए ओपी राजभर जी की बात, ओपी राजभर जी की बात तो कोई सीरियसली लेता है क्या? शाम को कुछ और कहते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं, रात में कुछ और कहते हैं। वो तो पीडीए के साथ हैं, वो तो इंडिया मोर्चा की सुर में सुर अलाप रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए।
महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। तो क्या एनडीए पे सुर में सुर मिला रहे हैं? और मैं अपने एलजेपीआर के प्रवक्ता सौरभ भाई से पूछना चाहता हूं कि आपने जो है टिकट वितरण किया, आपने क्या क्राइटेरिया को फॉलो किया? कितने परसेंट आपने ओबीसी टिकट दिए? कितने परसेंट आपने महिलाओं को जो टिकट देने का काम किया? कितने परसेंट आपने एससी एसटी जो है उनको टिकट देने का काम किया? ठीक है, वक्त मेरे पास कम है, 10 सेकंड में सबको देना चाह रही हूं। ऋषि शंकर जी 10 सेकंड। पूजा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी वह पार्टी है, और सौरभ जी यहाँ भाषण दे रहे थे, सौरभ जी के झोपड़ी में आग लगाने वाली भाजपा है। आज एलजेपी में जो बंटवारा हुआ है, या चाचा भतीजा एक दूसरे पे हमला बोल रहे हैं, तो इस झोपड़ी में आग लगाने में जेडीयू के साथ बीजेपी भी उस समय थी, और आनंद फानंद में तो इनके चाचा पशुपति पारस को एक पार्टी का मान्यता दे दिया और कैबिनेट में शामिल कर लिया। ठीक है, जवाब दीजिए झोपड़ी में आग लगाया वो हनुमान अभी भी इस काल्पनिक राम को राम मान रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए सौरभ भाई। हम तो साफ कह रहे हैं ना कि एलजेपीआर जो है 2020 के बाद अब तो हम बिहार में अपने आप को सिद्ध कर दे रहे हैं। और आप मुझे बता दीजिए कि आज अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऐसी राजनीतिक हैसियत नहीं होती, उनकी लोकप्रियता नहीं होती, तो मैं यहां एलजेपी की ओर से डिफेंड करने नहीं बैठता, चाचा के प्रवक्ता बैठे होते। ठीक है, हेमराज जी 10 सेकंड। की टीम बन के आए इस डिबेट में, तो भाजपा के टीम के रूप में आप खड़े हैं। एलजेपीआर अपनी कोई हैसियत है क्या एलजेपीआर की? ठीक है, मनीष जी कंक्लूडिंग कमेंट। मनीष जी देखिए पूजा जी, किसने किसकी झोपड़ी में आग लगाई हो तो बात का विषय है। जिस कांग्रेस ने भारत की अमन चैन और शांति में आग लगा दी, जिसने आतंकवाद के हवाले कर दिया, गरीबी और भुखमरी को फैला दिया था, आज वो भी बात कर रहे हैं।